एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। मैं हूँ आपको रुचि मैम और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चैप्टर अंडर 30 यूनिट सीरीज में। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं नाभिक चैप्टर को खत्म और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। 2 से 4 पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूलेज हैं, बस आपको उतना ही याद रखना है। इस चैप्टर में बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों। ये मान लीजिए कि जितना मैं बोलूंगी आपको उन पॉइंटर्स के अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। कुछ कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है, जिसके आधार पर हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन में फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। अच्छा, किस किस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नाभिक के बारे में तुमने सबसे पहले कहां पर सुना था? अरे भैया जी, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन किया था कि नहीं किया था? किया था। तो हमने क्या देखा था? हमने वहां पर पाया कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो वहां पर पाया कि भाई परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो क्या है, एक जगह इकट्ठा रहता है, एक केंद्र पर इकट्ठा रहता है। और इसे उन्होंने क्या नाम दिया? इसे उन्होंने नाम दिया परमाणु का नाभिक। क्या नाम दिया बेटा? परमाणु का नाभिक नाम दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या है कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 10 की घात माइनस का 15 मीटर, या इसे हम बोल सकते हैं 1 फेम्टोमीटर की इक्वल्स होती है। ध्यान सुनिएगा, ये होगी बच्चों नाभिक की त्रिज्या। अच्छा, नाभिक पर हम लोग बोलते हैं कि धनावेश क्यों है? क्योंकि भैया जी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो उदासीन है ना। प्रोटॉन बच्चों अपने को पता है भैया जी, प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है। अच्छा, दूसरी बेटा बात क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश कण है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इसलिए हमने क्या माना? इसलिए हमने माना कि जो हमारा नाभिक है वो क्या है? धनावेश है, राइट। आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंटर। नाभिक में जितना धनावेश होता है उतना ही नाभिक के चारों ओर क्या होगा? ऋण आवेश होगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाभिक के अंदर जितना धनावेश होगा, नाभिक के चारों ओर उतना ही क्या होगा? ऋणावेश होगा। आगे बेटा बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखेंगे। तो बच्चों नाभिक में केवल धनावेश उपस्थित होते हैं, ऋणावेश क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, अपने को पता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसके योग को हम क्या कहते हैं? परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, राइट। बेटा ध्यान सुनना बच्चों, आपको 2 बातें तो हमेशा से ही पता होंगी। जब अपने छोटे बचपन बने से केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हम किसी भी तत्व को कैसे दर्शाते हैं बेटा? किसी भी तत्व को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। जहां पर Z क्या है? जहां पर Z है उस तत्व का परमाणु क्रमांक, राइट। बच्चों एक क्या है? उसका एटॉमिक मास है। बेटा एक क्या है? एटॉमिक मास है। तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला बेटा? मैंने आपको ये बोला कि भैया जी प्रोटॉन तथा जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परमाणु की द्रव्यमान संख्या। एवं केवल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। सो गाइज, अगर बेटा मैं आपसे बात करूं तो गाइज Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा। बट अगर मैं बात करती हूँ A की, बेटा A किसके बराबर? आप क्या बोलोगे? P प्लस N के बराबर हो जाएगा। क्या? A हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी बताओ, राइट। समझ में आ गया बच्चों? क्या है मैंने क्या बोला कि भैया जी केवल प्रोटॉनों की जो संख्या है वो किसके बराबर होगी? परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम परमाणु की द्रव्यमान संख्या या क्या कहेंगे? परमाणु भार कहेंगे। अच्छा बच्चों, समस्थानिक का मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। जैसे कि समस्थानिक बारे में आगे बताऊंगी, राइट। जैसे बच्चों समस्थानिक आपको मैं वैसे आगे समझाने वाली हूँ। 17Cl35 एंड गाइस 17Cl35 एंड 17Cl37। गाइस ये क्या है बच्चों? ये है समस्थानिक, राइट। समस्थानिक में क्या है? आप देख सकते हो कि भैया जी इनके परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक तो आप कहोगे मैम 17 ये है परमाणु क्रमांक, राइट। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन बच्चों क्या है? एटॉमिक मास डिफरेंट है, राइट। एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। द्रव्यमान संख्या बच्चों क्या है? अलग अलग है, राइट। अच्छा तो बच्चों ये जो 37 जो 35 यही बच्चों क्या है? यही है आपकी क्या है बेटा जी? परमाणु जो है भार कहलाएगा, या कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या है? 1 AMU। बच्चों 1 AMU में बेटा जी 1
एएमयू में कितने बेटा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा? तो बच्चों एक एएमयू बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। हम क्या बोलेंगे? एक एएमयू 1 एटॉमिक मास यूनिट बेटा किसके बराबर होगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर देख लो, जैसे कि 84 P218, इस संकेतक से तात्पर्य क्या है कि इसमें नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक कितना है? 84 है, तथा पोलेनियम परमाणु की द्रव्यमान संख्या यानी कि बोल सकते जो न्यूक्लियनों की संख्या है, न्यूक्लियनों की जो संख्या है वो किसके बराबर है? 218 के बराबर है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि हम लोग बारंबार वही बात कर रहे हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या है? एक क्यूरी बेटा जी किसके बराबर होगा? सो गाइस 1 क्यूरी में 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन पर सेकंड वैल्यू होती है। क्यूरी बच्चों क्या है बेटा? क्यूरी रेडियो एक्टिव पदार्थ की बेटा जी क्या है? सक्रियता का मात्रक है। कौन सा पदार्थ कितना सक्रिय है बेटा, उस हम कैसे निकालेंगे बेटा? वो हम क्यूरी के आधार पर देखते हैं। और एक क्यूरी किसके बराबर होगा? 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन पर सेकंड। बच्चों बात आती है इस चैप्टर की आन बान शान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विघटन, विखंडन से मतलब समझ में आ रहा होगा आपको? तोड़फोड़। जब कोई भी भारी नाभिक क्या करेगा कि नहीं तो हल्के नाभिकों में टूटता है, तो बेटा ये घटना क्या कहलाएगी बेटा? इससे हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। अब बच्चों ये कैसे टूटेगा? अपने आप तो टूट नहीं जाएगा, कोई कांच तो है नहीं तो अपने आप टूट जाएगा। तो बच्चों हम करेंगे क्या? जब किसी भारी तत्व के बेटा परमाणुओं पर क्या करेंगे? न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाएगी। जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाएगी तो बेटा हम क्या करते हैं बेटा? तब होगा क्या? तो बच्चों जो हमारा तत्व है वो 2 बराबर भागों में या 2 हल्के तत्वों में टूट जाता है। और बच्चों होगा क्या? इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार किसी भारी तत्व का हल्के तत्वों में टूटने की जो क्रिया है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे बच्चों आपको एग्जाम्पल के समझाती हूँ, है ना, आपको अगर पूछेगा तो आप रिएक्शन वहां पर देख के बता सकते हो कि जब हमने क्या किया, जो हमारा यूरेनियम तत्व है 92U235, 92 क्या है? उसका परमाणु क्रमांक है, 235 क्या है? उसका एटॉमिक मास है, यानी कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। तो जब हमने यूरेनियम पर क्या किया? न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई। जब बच्चों हमने क्या किया? यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई, तो बेटा जी क्या हुआ? तो बच्चा हुआ ये कि जो न्यूट्रॉन है वो क्या करेगा? न्यूट्रॉन जाकर के यूरेनियम से टकराएगा और इस प्रकार से यूरेनियम इसको अवशोषित कर लेगा और क्या करेगा बच्चों? इस प्रकार से वो क्या करेगा बेटा जी? टूटेगा। बेटा किसमें टूटेगा? हल्के नाभिक में टूटेगा। और बेटा किसमें टूट रहा है? उसका ही आइसोटोप है, उसका ही समस्थानिक है। U236 में बच्चों क्या होगा? विखंडित हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? उसके ही अपने ही आइसोटोप में क्या होगा बेटा? विखंडित हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, अब जो बेटा जी ये आइसोटोप है 236, ये क्या है बेटा? ये बहुत ही अस्थायी है, बेटा अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। अगर बच्चों ये अस्थायी, इसका बेटा मतलब क्या है? अब ये क्या करेगा? अब बच्चों होगा ये कि जो ये हमारा आइसोटोप है U236 क्या है? अत्यंत अस्थायी है। इसलिए बच्चों क्या होगा बेटा जी ये कि ये वापस बच्चों क्या होगा? 2 खंडों में विखंडित हो जाएगा और साथ ही क्या करेगा? न्यूट्रॉन और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। बेटा क्या करेगा? न्यूट्रॉन और बेटा जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो यानी कि न्यूट्रॉन का भी उत्सर्जन हो रहा है और बेटा जी क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो रहा है। ये क्रिया कब तक? चेन रिएक्शन है, बट ये कब रुकेगी? ये तब जाकर के रुकेगी जब बच्चा क्या होगा? जब मैं कह सकती हूं कोई स्थायी तत्व तक टूटे रिएक्शन पहुंच जाएगी कि कोई जो है मैं कह सकती हूं अपने हल्के नाभिक में टूटा, बट वो क्या है? वो स्थायी है, स्टेबल है। तो बच्चों क्या होगा? देन बेटा जी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बच्चों जब यूरेनियम बेटा जी क्या होगा? टूटता हुआ जाएगा। कब तक टूटता रहेगा? जब तक कि उसको अपना स्टेबल बेटा जी क्या बेटा नहीं मिलेगा, रूप नहीं मिलेगा। जैसे तो ध्यान सुनना क्या हुआ रिएक्शन, एक बार ध्यान देखना बेटा जी क्या हुआ। हमारे पास 92U235 यूरेनियम था, हमने क्या किया? न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई। किसमें टूटा? अपने आइसोटोप में टूटा, 92U236 में टूटा। अब ये क्या है? बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है।
अब ये क्या होगा, जो इसका आइसोटोप बेटा ये क्या करेगा बच्चों, ये फिर से बेटा ब्रेक होगा। बेटा किसमें ब्रेक होगा, बेरियम बेटा जी ब्रेक हो जाएगा। और बच्चों क्या करेगा, बेरियम और बेटा क्रिप्टन बेटा जी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकलेंगे और इससे ऊर्जा भी निकलेगी। तो क्या निकल रहा है बेटा जी, क्या हुआ, यूरेनियम फिर टूटा। किसमें टूटा, बेरियम में टूटा और क्रिप्टॉन में टूटा। एक बार रिएक्शन को वापस से समझेंगे हम, क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और बेटा जी इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। किसमें इस्तेमाल करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या बच्चों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब जैसे कि जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा है, राइट, इस जो नाभिकीय ऊर्जा बेटा वो हम कह सकते हैं जो हमारे पास हमने क्या किया, टरबाइन को घुमाया, जल ऊर्जा से प्राप्त जो विद्युत ऊर्जा है उससे मैं कह सकती हूँ लाखों मेगावाट गुना बेटा कह सकते हैं कि भैया जो है अपने को ऊर्जा प्राप्त हो रही है। किससे, एक नाभिकीय ऊर्जा से, एक नाभिकीय रिएक्शन से, राइट। तो बच्चों जो हमारे पास परमाणु भट्टी होगी उसमें भी क्या करा बेटा हम लोग करेंगे, बेटा क्या करेंगे हम लोग बच्चों वहां पर एक्चुअली नाभिकीय विघटन करवा रहे होते, नाभिकीय विखंडन करवा रहे होते। फिर से सुनना ध्यान से। तो गणना द्वारा ज्ञात किया कि यूरेनियम के नाभिक से लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी जो है बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, 190। फिर से सुनना, यूरेनियम के नाभिक से बेटा कितना बेटा जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का अधिकांश भाग विखंडन द्वारा प्राप्त हल्के नाभिक जैसे कि बेरियम और क्रिप्टॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। और ऊर्जा का जो शेष भाग है वो क्या होगा, उत्सर्जन न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और ऊष्मा विकिरणों के रूप में प्राप्त होता है। यानी कहने को तो बच्चों मतलब क्या है कि अपने को विकिरण भी प्राप्त हो रहे हैं। और इसलिए ही बच्चों जो नाभिकीय भट्टी होती है वो कहाँ पे लगी होती है, शहर के बाहर लगी होती है। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि हमारे पास जो परमाणु बेटा बम होते हैं, परमाणु बम में बच्चों, परमाणु बम में बेटा जी कौन सी अभिक्रिया हो रही है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो रही है। किसमें बच्चों, परमाणु बम में बेटा जी क्या हो रही है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया हो रही है। इस बात को ध्यान रखना। बात आती है नाभिकीय संलयन की। संलयन मतलब जुड़ना, समझ में आ रहा होगा, संलयन मतलब क्या, जुड़ गए। तो जब क्या होगा, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़ के क्या करेंगे, जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। तो बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ये सबसे ज्यादा बार पूछी गई बेटा रिएक्शन है, सबसे ज्यादा बेटा बार जो है पूछी गई रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि बच्चों एक्चुअली जो सूर्य तारे हैं उनमें क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन की ही अभिक्रिया हो रही है। ये चेन रिएक्शन है, ये एक ऐसी रिएक्शन जो अनंत रूप तक चलती रहती है, राइट। तो अगर आपको याद हो ओपेनहाइमर एक मूवी आई थी है क्रिस्टोफर नोलान की, उन्होंने बताया था, ओपेनहाइमर ने निर्माण किया था हाइड्रोजन बम का और आइंस्टीन की इक्वेशन पर ही बेस्ड है। तो आइंस्टीन के मरते वक्त शब्द यही थे कि मतलब कि मैंने जो है शायद सबसे बड़ी गलती करी है इस इक्वेशन को जो है जनरेट करके, इसका जो है क्योंकि हो ये रहा है कि इसका जो है ये एक मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा जो है हथियार होगा, उनके विनाश का कारण बनेगा, राइट। तो बच्चों अब ध्यान से सुनना, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है या यही पूछ सकता है कि उदाहरण देके समझाओ। बेटा इसका एग्जाम्पल बच्चों किसमें होगा, हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम अभी तक फूटा नहीं है, जिस दिन फूट गया सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन चेन रिएक्शन है। सोचो सूर्य का गोला कब तक एनर्जी देगा भाई, अनंत तो नहीं कह सकते हैं, बट बहुत सारे साल तक है ना, खरबों साल तक एनर्जी ऐसे प्रोड्यूस करता रहेगा। क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों, वहां पर ये नाभिकीय संलयन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, नाभिकीय संलयन को समझेंगे डिटेल में। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से प्राप्त भारी नाभिक का द्रव्यमान हल्के दोनों नाभिकों के द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान की हानि होती है, द्रव्यमान की क्षति होती है, जो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। फिर से सुनना बच्चों, मैंने क्या बोला, नाभिकीय संलयन बेटा जो प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में जो प्राप्त बेटा भारी नाभिक है, बेटा भारी नाभिक का बेटा द्रव्यमान क्या होगा, हल्के दोनों नाभिकों के द्रव्यमान से क्या होगा, कम होता है। इसलिए बच्चों इसमें क्या है, द्रव्यमान क्षति हो रही है और यही क्षति में ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। नाभिकीय संलयन के एग्जाम्पल बेटा जी कहां पर बच्चों मिलेंगे, बेटा अपने को सूर्य में मिलेंगे। बच्चों सूर्य और तारों में यही रिएक्शन हो रही है, ध्यान सुनना, सबसे ज्यादा बार पूछी गई रिएक्शन है। तो जब 2 भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटेरियम
बेटा ड्यूटीरियम 1H1, सॉरी बेटा 1H2, राइट, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम, 1H2 ट्राइटियम। बच्चों ध्यान सुनना, क्या होगा जब हाइड्रोजन का बेटा जी क्या बच्चों, हाइड्रोजन का समस्थानिक मैं कह सकती हूँ ड्यूटीरियम। तो जब ड्यूटीरियम संलयित होते हैं तो ट्राइटियम प्राप्त होते हैं एवं द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। एक बार रिएक्शन देखेंगे बच्चों, ये हमारे पास क्या है 1H2, बेटा जी देखिए हमारे पास क्या है, दो हल्के नाभिक है। हाइड्रोजन से हल्का क्या हो सकता है, हाइड्रोजन का बच्चों क्या है ड्यूटीरियम है, दो ड्यूटीरियम है, मिलके क्या कर रहे हैं, एक भारी नाभिक बना रहे हैं, है ना, दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बना रहे हैं, राइट। बच्चों एक भारी नाभिक बना रहा है, साथ में बच्चों क्या होगा, एक प्रोटियम भी अपने को मिल रहा है, एक बेटा जी प्रोटियम भी बेटा जी क्या बेटा मिल रहा है बच्चों, बेटा जी क्या होगा, देखो यहाँ से मिल रहा है अपने को, है ना, यही बच्चों मैं कह सकती हूँ। बेटा ध्यान सुनना बच्चों, क्या हो रहा है बेटा, जो द्रव्यमान क्षति बेटा वही में ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। अब बच्चों ध्यान सुनना, ट्राइटियम पुनः ड्यूटीरियम के साथ मिलकर संलयित होने पर हीलियम का नाभिक बनाएगा। बच्चों क्या होगा, वापस रिएक्शन हो गया। अभी बच्चों होगा क्या बेटा, जो ये हमें प्रोटियम प्राप्त हुआ है बेटा, जो ये बच्चों बेटा जो है बेटा जो सॉरी जो ट्राइटियम बेटा प्राप्त हुआ है, ये ट्राइटियम क्या करेगा, अगेन बच्चों एक किसको पकड़ेगा, ड्यूटीरियम को बेटा पकड़ेगा और ये क्या कर देगा, एक बेटा हीलियम का नाभिक बना देगा, हीलियम बेटा बना देगा, और बच्चों साथ में एक न्यूट्रॉन भी प्राप्त हो रहा है। ध्यान से सुनना, मेरा ध्यान सुनना बच्चों, स्पष्ट है कि ड्यूटीरियम के 3 नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो बच्चों ये रिएक्शन हो रही है, किसी लगातार सूर्य में हो रही है, और इस प्रकार से बच्चों क्या हो रहा है बेटा, लगातार चेन रिएक्शन चलती जा रही है। क्या हो रहा है बेटा जी, एक मैं कह सकती हूं कि 2 हल्के नाभिक मिलके एक भारी नाभिक बना रहे हैं, है ना। बच्चों फिर से सुनना, द्रव्यमान की क्षति होगी, है ना, जो अपने को जो भारी नाभिक प्राप्त हो रहा है वो उन दोनों हल्के नाभिकों के योग द्रव्यमान के योग से क्या है, कम है, तो द्रव्यमान क्षति प्राप्त हुई, जो द्रव्यमान क्षति है वही ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। 2 प्रोटियम है, 2 प्रोटियम ने मिलकर के एक ट्राइटियम बनाया। बच्चों अब ये जो ट्राइटियम है ये क्या करेगा, ये ट्राइटियम एक और ड्यूटीरियम के साथ मिलकर के एक हीलियम का बेटा जो है एक हीलियम का निर्माण कर लेगा, न्यूट्रॉन बेटा अपने को प्राप्त हो रहा है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो बच्चों एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो अपने को एनर्जी प्राप्त हो रही है बेटा वो किसके बेटा रूप में प्राप्त हो रही होगी, बेटा वो बेटा प्राप्त होगी, हम कह सकते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में बेटा दी हो रही होगी, प्लस बच्चों अपने को बेटा दी बाकी ऊर्जा तो प्राप्त तो हो ही रही है। नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन बम, है ना, यानी हम बोल सकते हैं कि नाभिकीय संलयन कहाँ पे हो रहा है, जो है हाइड्रोजन में हो रहा है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, हाइड्रोजन बम में। अगला रेडियो सक्रियता का सिद्धांत। बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं ना तो इम्पोर्टेंट है आपका एक फॉर्मूला। बच्चों रेडियो सक्रियता क्या होती है, तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की क्षय होने की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता क्या है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के जो है क्षय होने की जो दर है उसे क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसका बेटा मतलब क्या है, तो इसके अनुसार किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की जो दर है वो क्या होगा, उस क्षण पदार्थ में मौजूद जो है परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसको समझना बच्चों, ध्यान से सुनना कि इसके अनुसार बेटा मतलब क्या है कि किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की जो दर है वो किसके बराबर होगी, उस क्षण पदार्थ में मौजूद परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य क्या है कि हम बोल सकते हैं कि भैया जी जितना मतलब परमाणु संख्या जितनी ज्यादा होगी हम कह सकते हैं उतना ही ज्यादा क्या हो रहा होगा, वो क्षय तो हो रहा होगा। बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, एन अर्ध आयु के पश्चात शेष परमाणुओं की संख्या। बच्चों माना एक हमारा पदार्थ था बेटा, एक हमारा पदार्थ था, बच्चों ध्यान सुनो बच्चों, एक बेटा हमारा जो है पदार्थ था, ठीक है बेटा। एन नॉट बच्चों क्या है बेटा, एन नॉट है प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, एन क्या है बेटा जी, एन अर्ध आयु के पश्चात जो प्राप्त मतलब कि एन क्या है अपने को पता थोड़ी है भाई, एक अर्ध आयु हो सकता है, 2 अर्ध आयु हो सकता है, 3 अर्ध आयु हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, एन अर्ध आयु के पश्चात शेष परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे n इक्वल्स टू बेटा n इक्वल्स टू n नॉट 1/2 की पावर n, यानी कि हम कह सकते हैं n अर्ध आयु के पश्चात n अर्ध आयु की जो पश्चात बेटा ध्यान से सुनना, n अर्ध आयु के पश्चात जो हमारे पास
बचे हुए परमाणु हैं उनको निकालने का यही एकमात्र फॉर्मूला है कि हमारे पास जितने भी स्टार्टिंग परमाणु थे उनका 1/2 करके क्या कर दो, उसकी घात क्या हो जाएगी, जो भी जितने भी अर्धायु हैं वो संख्या। ठीक है बच्चों, एन अर्धायु के पश्चात रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्या हो जाएगी, सिंपल सा फॉर्मूला R इक्वल्स टू R0 1/2 की पावर n। बच्चों ये इक्वेशन क्या है बेटा, यही इक्वेशन है रेडियो सक्रियता का संबंध समीकरण। इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी सक्रियता समय के साथ क्या होती है, घटती है। तो बच्चों सक्रियता क्या हो रही है, समय के साथ घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। बच्चों रेडियो सक्रियता का मात्रक देख लो, तो बच्चों क्या मात्रक होता है, क्यूरी बेटा मात्रक होता है, अभी स्टार्टिंग बताया था। बच्चों 1 क्यूरी किसके बराबर बेटा, 1 क्यूरी बराबर है 3.7 इंटू 10 दी पावर 3.7 इंटू 10 दी पावर 10 बच्चों जो है विघटन पर सेकंड के बराबर है, याद रखना 3.7 इंटू 10 पावर 10 विघटन पर सेकंड के बराबर है, राइट। 1 मिली क्यूरी 1 माइक्रो क्यूरी जो है बेटा ये आपको याद रखनी है, अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बैक्यूरेल बेटा किसके बराबर होगा, सो गाइस 1 बैक्यूरेल इक्वल्स टू होता है 1 विघटन पर सेकंड। तो बच्चों मैं बोल सकती हूँ कि क्यूरी और बैक्यूरेल में क्या रिलेशन है, तो बच्चों एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10 दी पावर 10 बैक्यूरेल के बराबर होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु वह समय अंतराल जिसमें क्या हुआ है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या क्या हुई है, विघटित हुई है, या कह सकते हैं विघटन की वजह से जो घट करके प्रारंभिक मात्रा की आधी रह गई है, बेटा हम क्या बोलेंगे, उस समय अंतराल को बोलते हैं रेडियो पदार्थ की अर्धायु। समझ में आ ही रहा होगा कि भाई जो आयु है वो घट के आधी हो गई। वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या विघटन के बाद क्या होगी, घट की जो है प्रारंभिक मान की आधी रह गई, वो जो टाइम पीरियड होगा क्या कहलाएगा, अर्धायु कहलाएगा, राइट। बेटा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। टी इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग ई स्क्वायर अपॉन बच्चों क्या होता है लैम्डा, या इसको ऐसे याद रखो टी इक्वल्स टू क्या होता है 0.6931 बाई लैम्डा। बच्चों लैम्डा क्या है, 6 कांस्टेंट है। आ जाओ बच्चों लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है, आपसे हर बार डेफिनेशन पूछी जाती है, अंतर पूछा जाता है। समस्थानिक क्या है, ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिनके मान लो परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन बच्चों उनकी मैं बोल सकती हूँ द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग बेटा होने का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन को देख लो, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। बच्चों हम क्या बोलेंगे, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। बेटा इनके लिए क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, इसलिए हम बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसी बेटा हम लोग बोलते हैं समप्रोटॉनिक भी इन्हें कहते हैं, राइट। समभारिक क्या है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। आप भार से याद रखो, समभारिक परमाणु भार क्या है, समान है, यानी द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, समभारिक कहलाएंगे, राइट। जैसे बच्चों 18 ऑर्गन 40 व 20 बेटा जो है कैल्शियम 40, राइट। तो बच्चों ये क्या है, आप देख सकते हो बच्चों कि अपने पास जो ये ऑर्गन और कैल्शियम है, राइट बेटा, तो इनके क्या है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है 18 20, बट बेटा जी क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। आज और लास्ट में सम न्यूट्रॉनिक, सिंपल सी बात है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या दोनों ही अलग हो लेकिन बेटा जी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। समझ स्पष्ट हो रहा है नाम से ही। एग्जाम्पल क्या, 1H3 व 2He4 दोनों बेटा जी क्या है, दोनों के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, कॉमन है, राइट। सो गाइस इस पूरे चैप्टर में इतना ही था, बहुत ज्यादा नहीं था, इतनी ही बेटा परिभाषाएं हैं, इतने ही फॉर्मूलेज हैं। और अब आप बताओ क्या ये चैप्टर बहुत टफ है, नहीं टफ है। जितना मैंने लिखाया हुआ है बस उतने ही नोट्स बना लो, उतना ही तैयार कर लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाना है। बाकी बच्चों इसका टेस्ट लगा हुआ है, इस चैप्टर का जो टेस्ट है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा हुआ है, तो एक बार आप जाके टेस्ट अटेम्प्ट करना, देखना कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी गाइस मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय गाइस एंड गाइस टेक केयर।